सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जिसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेंज का नियम। लेंज लॉ क्या है? इस नियम के अनुसार प्रेरित वैद्युत वाहक बल की ध्रुवता का मतलब होता है पोलैरिटी से किस डायरेक्शन में वह उत्पन्न हो रही होगी। तो इस नियम के अनुसार प्रेरित वैद्युत वाहक बल की ध्रुवता इस प्रकार उत्पन्न होती है कि वह उस दिशा में धारा के प्रभाव को प्रवृत्त करे कि उससे उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, यानी कि उत्पन्न करने वाला कारक कौन है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, या हम कहें चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में ही धारा वह प्रवाहित करती है, जिससे कि वह उसका विरोध उत्पन्न कर सके। तो यह लेंज का नियम है। इन्होंने बताया कि जो वैद्युत वाहक बल की ध्रुवता है, जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, वह इस प्रकार उत्पन्न होता है कि वह उस दिशा में धारा प्रवाहित करे जिससे कि उसे प्रवाहित करने वाला, उसे प्रवृत्त करने वाले कारक का विरोध हो सके। यदि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है कि जो उसकी दिशा है, मान के चलें इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ है जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसके बराबर में रखी हुई जो कुंडली है या फिर हम कोई भी सर्किट लेकर के चल रहे हैं, उसमें जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल की ध्रुवता होगी वह उनके विपरीत दिशा में उत्पन्न हो रही होगी। उस दिशा से विपरीत दिशा में वहाँ एक धारा उत्पन्न हो रही होगी जिससे यह एक दूसरे की दिशा का विरोध उत्पन्न कर सके। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के प्रयोगों में क्या देखने को हमें मिला? हमने पहला पॉइंट यहाँ लिखा है, यदि छड़ चुंबक का n ध्रुव, ये हमने एक छड़ चुंबक को प्रदर्शित किया है, इसके n ध्रुव को यदि कुंडली के निकट लेकर के आया जाता है तो छड़ चुंबक के सामने उपस्थित कुंडली का तल n ध्रुव की तरह ही काम करता है, क्योंकि n और n में रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी कि विरोध उत्पन्न होता है। इसीलिए जब भी हम छड़ चुंबक का n ध्रुव कुंडली के पास लेकर के आते हैं तो छड़ चुंबक के पास जो कुंडली उपस्थित है उसमें वह इस प्रकार से धारा प्रवृत्त करती है कि जो कुंडली का तल है वह n ध्रुव की भांति व्यवहार प्रदर्शित करने लगे। तभी तो छड़ चुंबक की गति का विरोध वहाँ हो पाएगा, क्योंकि जब तक रिपल्शन नहीं होगा तब तक यहाँ पर विरोध भी नहीं प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे ही यहाँ n ध्रुव के आसपास धारा इस प्रकार से प्रवाहित होती है जैसे कि यह n पोल की तरह काम कर रहा है, तो फिर वहाँ रिपल्शन हो जाता है जिससे कि वह इस आने वाले चुंबकीय क्षेत्र का विरोध उत्पन्न करने लगते हैं। इसी तरीके से इसमें हमने दूसरी स्थिति को लिखा है, यदि छड़ चुंबक का n ध्रुव कुंडली से दूर लेकर के जाया जाए तब छड़ चुंबक के सामने उपस्थित कुंडली का तल s ध्रुव की भांति कार्य करता है। इस बार यदि हम छड़ चुंबक के n ध्रुव को कुंडली से दूर लेकर के जा रहे हैं, पहले हम छड़ चुंबक को कुंडली के पास लेकर के जा रहे थे, यदि हम छड़ चुंबक को कुंडली से दूर लेकर के जा रहे हैं, इसलिए हमने एरो भी नीचे की तरफ लगाया है, तब छड़ चुंबक के सामने उपस्थित कुंडली का तल s ध्रुव की भांति व्यवहार प्रदर्शित करने लगेगा। क्योंकि n अब दूर जा रहा है तो वह चाहेंगे कि वह दूर ना जाए बल्कि आकर्षण बल को प्रदर्शित करे, इसीलिए n के सामने धारा इस प्रकार से प्रवाहित होती है कि यह s ध्रुव की तरह काम करने लगे। n और s में फिर से आकर्षण बल उपस्थित होगा, जिसके कारण यह चाहेंगे कि मैग्नेट दूर ना जाए बल्कि यह कुंडली के पास ही आती रहे। तो इसीलिए यदि छड़ चुंबक का n ध्रुव कुंडली से दूर लेकर के जाया जाता है तब छड़ चुंबक के सामने उपस्थित कुंडली का तल s ध्रुव की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिससे कि छड़ चुंबक की गति का विरोध हो सके। जब वह पास आ रही थी तो रिपल्शन की तरह, और यहाँ जब दूर जा रही थी तो अट्रैक्शन की तरह यह कुंडली काम कर रही थी, धारा को इस प्रकार से अपने अंदर प्रवाहित कर रही थी जिससे कि इस आने वाले चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन का विरोध उत्पन्न किया जा सके। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट हमने लिखा है, इसी प्रकार यदि छड़ चुंबक के s ध्रुव को कुंडली के पास अथवा दूर लेकर के जाएं, वहाँ तो हम मैग्नेट के n पोल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यदि इसी तरीके से हम छड़ चुंबक के s ध्रुव को कुंडली के पास या दूर लेकर के जा रहे हैं, वही एक्सपेरिमेंट s ध्रुव के साथ कर रहे हैं, तो फिर से छड़ चुंबक के सामने उपस्थित कुंडली का तल S ध्रुव जब पास लेकर के आएंगे तो S ध्रुव बना करके दिखाएगा, और जब S ध्रुव को दूर लेकर के जा रहे होंगे तो N ध्रुव बना करके बताएगा, जिससे पहली स्थिति में फिर से आपको रिपल्शन मिल जाए और दूसरी स्थिति में आपको अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल प्राप्त हो जाए। इसी के साथ लेंज का जो नियम अभी हमने पढ़ा है वह ऊर्जा
ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना भी करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का भी पालन करता है। कैसे पालन करता है? यदि हम क्षण चुंबक के किसी भी ध्रुव को, चाहे एस पोल लेके चल रहे हैं चाहे नॉर्थ पोल लेकर के चल रहे हैं, तो यदि हम क्षण चुंबक के किसी भी ध्रुव को कुंडली के पास लेकर के आ रहे हैं, तब प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध और दूर ले जाने पर आकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। हम क्षण चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लेकर के आ रहे हैं तो वहाँ कुंडली में भी एन ध्रुव बन जाता है। धारा इस प्रकार से प्रवृत्त होती है कि जो कुंडली है वह एन ध्रुव की तरह ही काम करने लगे, तो इसका मतलब है वहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वहाँ पर हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्षण चुंबक को और थोड़ा आगे ले जाने के लिए वहाँ जो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो गया है उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा। साथ ही जब हम किसी भी ध्रुव के एन पोल को कुंडली के निकट लेकर के न जाने की बजाय उससे दूर लेकर के जा रहे हैं, तो दूर लेकर के जा रहे हैं तो फिर वो एस पोल की तरह काम कर रहा है। अब हम क्षण चुंबक को नीचे की तरफ खींच रहे हैं और वह जो कुंडली है वह अपनी तरफ आकर्षण बल लगाने का काम कर रही है, तो हमें उस आकर्षण बल के विरुद्ध फिर से नीचे की तरफ उसे खींचने में कार्य करना पड़ेगा। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा और दूर ले जा रहे हैं तो आकर्षण बल के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। ये जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य है, यह यांत्रिक कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर के हमें मिलता है, जिसके कारण ही कुंडली में प्रेरित ईएमएफ या फिर हम कहें बंद परिपथ की स्थिति में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ हमें प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। जब हम कार्य कर रहे हैं तो यह कार्य गया कहाँ? यह जो कार्य है यह वैद्युत ऊर्जा के रूप में कुंडली के अंदर उत्पन्न हुआ है। कुंडली के अंदर ही ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और ईएमएफ प्रोड्यूस होने के बाद यदि सर्किट आपका कंप्लीट है तो फिर प्रेरित धारा भी वहाँ उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो हमने कार्य किया है वह क्षय नहीं हुआ है, वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया है। यहाँ पर हमने जो यांत्रिक कार्य किया वह वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इसीलिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की भी अनुपालना करता है। इसी के साथ हमने एक क्वेश्चन भी यहाँ लिख रखा है, इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पढ़ लें। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान समय t पर निम्न समीकरण द्वारा निर्भर करता है। फाई बराबर दिया है 2t² - 4t + 5 वेबर। तब हमें ज्ञात करके बताना है फर्स्ट पार्ट में t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान और t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकंड के मध्य समय अंतराल में प्रेरित आवेश का मान। सबसे पहले हमें फाई का मान यहाँ दे ही रखा है। प्रेरित वैद्युत भाग यदि निकालने को कह रहे हैं तो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। तो यदि हम फाई को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं, उसका अवकलज कर लेते हैं, तो आपको ईएमएफ की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ हमने फाई बराबर लिख लिया है जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा था और ईएमएफ इक्वल होता है -d∅/dt। फाई का अवकलज कर लें टी के सापेक्ष में, दो तो कांस्टेंट हैं, t² का अवकलज करेंगे 2t के बराबर, 2 दूनी 4t। यहाँ फॉर्मूला होता है x की घात n का डेरिवेटिव इक्वल होता है n आगे x की घात 1 कम करके लिखते हैं। इसी तरीके से जब t² का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको 2 आगे और 1 घात कम करके लिखना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 और t की घात 1 बची। t का अवकलज 1 के बराबर होता है तो -4 गुणा 1 करेंगे तो -4 ही रहेगा और 5 तो कांस्टेंट है इसीलिए उनका अवकलज 0 के बराबर होगा। तो ईएमएफ की वैल्यू आपको यह मिल जाती है। अब हमें t बराबर 2 सेकंड पर निकालना है, तो जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ 2 रख करके बता दें, तो ईएमएफ का आंसर आपको मिल जाएगा -4 वोल्ट। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में वह कह रहे हैं t बराबर 0 से t बराबर 1 सेकंड के बीच में आवेश का मान। तो आवेश निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/r गुणा में डेल्टा फाई। डेल्टा फाई का मतलब है कितना चेंजेस हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हम माइनस भी लगा लेते हैं, तो माइनस को यदि हम अंदर ले जाएं तो φ1 - φ2 लिख लेते हैं। t बराबर 0 पर यदि हम φ1 की कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमें फॉर्मूले में मान दे रखा था, क्वेश्चन में मान दे रखा था, एक बार हम t की जगह 0 रख करके कैलकुलेशन करेंगे और एक बार t की जगह 1 रख करके हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। ये दोनों वैल्यू आप इनके पास रखेंगे। फेरों की संख्या 1 के ही बराबर दे रखी है। आर का मान क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 ओम के बराबर है, तो इसीलिए सारी वैल्यूज़ रख लेने पर आपको कैलकुलेशन करके एक वैल्यू मिल जाएगी Q बराबर 1 कूलाम। 1 N का मान है, R का मान क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रतिरोध का मान 2 ओम के बराबर है। φ1 - φ2 की वैल्यू हमने यहाँ रखी है, तो Q का मान आपको मिलेगा 1 कूलाम के बराबर। केवल इतना ही ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे थे।
इसी के साथ हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1000 फेरों वाली और 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली। ये फेरों की संख्या n का मान दिया है, क्षेत्रफल a का मान दिया है। किसी कुंडली को 0.4 बेवर प्रति मीटर स्क्वायर वाले चुंबकीय क्षेत्र, तो ये b का मान दे रखा है 0.4 बेवर प्रति मीटर स्क्वायर। यदि कुंडली को 100 ओम प्रतिरोध वाले r बराबर 100 ओम किसी मिली अमीटर से जोड़ा गया है, तो यदि कुंडली को 180 अंश कोण से घुमाएं, थीटा का मान 180 अंश के बराबर दिया है, तो कुंडली में प्रेरित आवेश का मान ज्ञात करके बताना है। सारे मान हमने लिख लिए हैं जो मान हमें दे रखे थे। सबसे पहले हम प्रारंभ में φ1 की कैलकुलेशन कर लें, तो φ निकालने का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। प्रारंभ में थीटा का मान 0 अंश के बराबर है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, b का मान 0.4 और a का मान 10⁻⁴, तो φ1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। φ2 का मान निकालना है, तो इन्होंने पहले ही कह दिया था कि कुंडली को 180 कोण से घुमा रहे हैं, तो थीटा का मान प्रारंभ में 0 था, 0 से 180 अंश घुमाया तो 180 अंश हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी। cos 180 का मान -1 होता है, बाकी कैलकुलेशन करके फिर से आपको वैल्यू मिलेगी -0.4 गुणा 10⁻⁴ वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की गणना करें, डेल्टा फाई का मान निकालें, तो फॉर्मूला है φ2 - φ1। इन दोनों वैल्यूओं को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस में 0.8 गुणा 10⁻⁴ वेबर। इसके बाद हमें आवेश की कैलकुलेशन करनी है, तो फॉर्मूला होता है -n/r इंटू φ2 - φ1 माइनस n की वैल्यू क्वेश्चन में 1000 दे रखी है, r की वैल्यू क्वेश्चन में 100 दे रखी है, φ2 अभी हमने कैलकुलेट किया था, φ1 भी कैलकुलेट किया था, साथ ही साथ हम φ2 - φ1 की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल चुके हैं। तो आप इनका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.8 गुणा 10⁻³ कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो सॉल्व करके आपको मिलेगी Q बराबर 0.8 गुणा 10⁻³ कूलाम। इसी के साथ आपकी किताबों में एग्जाम्पल नंबर 6.4 और 6.5 दे रखे हैं, जो इसी तरीके से दे रखे हैं, इन्हीं क्वेश्चनों की तरह ही दिए गए हैं, उनको भी आज आप पढ़ लेंगे। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।